लिए सबसे पहले शुक्ला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। एकदम जी से ये जो झटके हैं, एक कंटिन्यूअसली आप इसको कहें लगातार झटके हैं, कई देश तो हमारा विशाल है, कई जगह झटके अगर महसूस किए जा रहे हैं, क्या कुछ इशारा कर रहे हैं या कुछ कारण है इसका? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी पृथ्वी की बनावट कुछ इस प्रकार से है, तो झटके तो आ रहे हैं, माने कहीं भी आ सकते हैं दिन में। बहुत सारे, अगर आप पूरी पृथ्वी की बात करें तो लाखों भूकंप आते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इन भूकंप से हमको सीख लेने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आगे क्या हो सकता है। तो इसलिए इससे ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत अनयूजुअल चीज हो रही है, लेकिन ये है कि हमको सोचने पे जरूर मजबूर करती है कि हम इसके अपने निदान के लिए क्या उपयोग करें, जो कि हम समझते हैं कि अभी चर्चा में जैसे जैसे बढ़ेगी चर्चा उस पर हम लोग डिस्कस करें। ठीक है। तो दुबे जी, जैसा कि मैंने आपने इनको सुना, शुक्ला जी को किस तरीके से बता रहे हैं कि पृथ्वी तो बड़ी है, काफी जगह झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा झटके अगर आ जाएं, कंटिन्यूअसली वो रिपोर्ट किए जाएं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खतरे की घंटी तो इसको आप समझ सकते हैं ना। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है उससे पहले रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले कुछ छोटे छोटे झटके आते हैं, उनकी श्रृंखला बनती है। क्या किसी बड़े झटके की ओर जाता हुआ ये आपको फिलहाल नजर आ रहा है, या फिर ये एक छोटा सा भूकंप का झटका ही मानेंगे आप? मैं इसको एक छोटा सा भूकंप का झटका ही मानूंगा, क्योंकि देखिए, पहले बड़ा झटका आता है फिर छोटे छोटे आते हैं। ये बहुत कम होता है कि छोटे झटके पहले आए अर्थक्वेक के और फिर बड़े झटके आए। होता है कभी कभी, लेकिन बहुत रेयर होता है जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती हैं तब। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा इसके अंदर है कि हम लोग जो है हिमालय के पास हैं। दिल्ली, जितने भी आपने नाम लिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये और स्पेशली मेघालय, ये पूरा रीजन जो है हिमालय के पास है। और हिमालय में अभी सारी प्लेट्स जो है बहुत एक्टिव हैं। वहाँ पे जो डिफरेंट जो फॉल्ट्स और थ्रस्ट हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और उसकी वजह से कभी भी वहाँ पे बड़े अर्थक्वेक आ सकते हैं। This solar system cost $20,000, and this one didn't cost its owner anything. How is that possible? Both were made in the US. Both are equally efficient. Yet the second solar system we showed you didn't cost anything. How come? Well, this new solar stimulus program is the answer. You see, the first panels were sold 2 weeks ago, regularly for over $20,000, while the second ones were actually given away as a gift from the government. Through a special solar program, they recently... जी दुबे जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं थ्रस्ट प्लेट है, जो थ्रस्ट प्लेट आखिर आप समझाएं हमारे दर्शकों को ये होती क्या है? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ये खिसकती है, तब एक बड़ा भूकंप आने का जो एक कारण ये बन जाती है। सर देखिए, ये ऐसा है कि आप मान लीजिए कि जैसे आप नींबू के बीज को लीजिए और उसको इस तरह से अगर आप एक दबाइए आप खींच के, तो हमारी जो इंडिया की जो प्लेट है, जो आप इंडिया का दिखाई देता है, वो नॉर्थ वर्ड जो है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो थोड़ा सा मूव कर रहा है। और जब वो मूव कर रहा है तो वहाँ की जो एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, वो उसके अंदर इस तरह से जो है वो एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं आपस में। जब वो ऐसे अंदर घुसता है तो नेचुरली ओवर थ्रस्टिंग होती है, और ये प्लेट जब अंदर जाती है तो कहीं जाके अटकती है, और फिर जब स्ट्रेस पड़ता है तो उससे जो है क्रैक्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, और बड़े बड़ी जो फॉल्ट लाइन्स जो हैं वो चेंज होती हैं। तो ये जो जिस तरह के अर्थक्वेक्स यहाँ पे आते हैं, ये सारे अर्थक्वेक्स इसी से होते हैं। इसी तरह से ये प्लेट्स में पूरे वर्ल्ड में इस तरह की बहुत सारी प्लेट्स हैं, नाम है डिफरेंट, लेकिन हमारे यहाँ जो अर्थक्वेक्स ज्यादातर आते हैं वो हिमालय में, नर्मदा में और गुजरात में, इस जगह पे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है हमारी एक्टिव है। जी जी, AK शुक्ला जी, जैसे कि हिमालय की अगर बात करें, इन्होंने भी ये कहा कि सब खतरा तो यहाँ पर दिल्ली NCR की जब बात की जाती है वहाँ खतरे में हमेशा वो रहता ही है। हिमालय में आया अगर कोई भूकंप आए या पहाड़ों पर कोई भूकंप आए, उससे ज़्यादा अगर वहाँ भूस्खलन भी अगर कुछ हो रहा है, तो क्या वो भूस्खलन भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर जो ये तीव्रता है भूकंपों की, जो इंटेंसिटी भी नहीं कहिए, उसका जो एक श्रृंखला है वो ज़्यादा होती जा रही है? क्या केवल आप इसको बारिश पर ही जिम्मेवार कहते हैं कि इसमें भी छोटे छोटे भूकंप जो हैं लगातार हिमालय में, पहाड़ों में होते जा रहे हैं, जिसके कारण ये भूस्खलन हो रहा है?
नहीं नहीं, बिल्कुल भूस्खलन जैसे कि आपने अभी चर्चा बताया और दुबे जी ने बताया हिमालय के बारे में, हमारा हिमालय फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन और यूरोशियन प्लेट। तो अभी ये जो हमारा हिमालय, हम इसको बेबी माउंटेन कहते हैं, माने ये बहुत ही मुलायम है, यहाँ की मिट्टी मुलायम है। तो जो पानी से भी होता है, जैसे बरसात हो गई, लेकिन भूकंप किसी के झटके आने से भी ये निश्चित तौर से होता है, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। तो जो भूकंप का है, भूकंप से एक तो जमीन के अंदर जब हम अगर मान लीजिए हिमालय, तो अभी जैसे चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली दो प्रकार के भूकंप से प्रभावित होती है। एक तो हिमालय में भूकंप होगा जैसे दुबे जी ने बताया, और दिल्ली के अपने स्वयं के फॉल्ट सिस्टम है उससे होगा। तो हिमालय में जब अगर भूकंप आता है तो निश्चित वो होता है, वहां पे पहाड़ के जो है उसमें स्लिपिंग होती है, सीवेज होता है। तो ये भूकंप से निश्चित जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा पानी भी बरसता है और उसके समय पे भी होता है, लेकिन पृथ्वी ये भूकंप आने पे तो निश्चित बहुत ज्यादा होता है ये। और ये भी एक उसका जो आफ्टर इफेक्ट है भूकंप का, ये महत्वपूर्ण है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, देना चाहिए कि ये भी एक बहुत बड़ा डिसास्टर होता है, खासकर पहाड़ी एरियो में जहाँ की घर की जो बनावट है जी वो बहुत अब कहा जा सकता है सुचारू नहीं है और बड़े बड़े स्लोप में रहती हैं। तो अगर भूस्खलन शुक्ला जी, हुआ, एक मुख्य बात तो लैंडस्लाइड ये हुआ, है जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ये हाई साइज्मिक जोन, हाई रिस्क जोन में भी तो आता है। क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कितना खतरनाक ये है? क्योंकि यहां पर एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, आबादी बहुत ज्यादा, और हाई रिस्क में अगर ये लोकेशन आए जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये बेहद खतरनाक एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि घातक साबित हो सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जोन 4 जोन में हमारे देश को बांटा हुआ है। जोन 5, 4, 3, 2। 5 जो है सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हिमालय का क्षेत्र हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, कच्छ का एरिया हो गया। इसके बाद आता है 4। तो हमारा दिल्ली जो है, और भी प्रदेश, बिहार का भी भाग है, उत्तर प्रदेश है, ये है, दिल्ली जो है जोन 4 में आता है। तो ये निश्चित बड़ा जोन है जो खतरे का जिसे हाई डैमेज जोन में कहा जाता है, जोन 4 को, जहां इंटेंसिटी 8 तक आती है। इंटेंसिटी माने मैग्नीट्यूड नहीं, आने की संभावना रहती है। तो निश्चित खतरा है। और खासकर जैसा कि आपने बताया है, जैसे कि हमने चर्चा किया कि एक तो हिमालय में अगर कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और दिल्ली के खुद के जो टेक्टोनिक फीचर्स हैं, कुछ हैं जो वो होते हैं। तो और जो आपने चर्चा की कि बहुत क्राउडी बसा हुआ है, यहाँ का जब स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत पहले के आप चांदनी चौक में देख लीजिए, जो कितने पुराने घर बने हैं, उन्हीं को आपने रिपेयर करके कुछ डब्बा बना करके रहने लग रहा है। तो निश्चित यहाँ पर जो बिल्डिंग जो कि भूकंप से प्रभावित होता है, क्योंकि भूकंप जैसा कि हम जानते हैं भूकंप नहीं मारता है, होता है जो नुकसान होता है भवन से होता है। ये जो घर बने हुए हैं, तो ये निश्चित ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इनके बारे में ध्यान देना। अगर भूकंप आएगा तो निश्चित इससे काफी प्रभाव पड़ेगा। ये कंपैरेटिवली अगर मान लीजिए हिमालय पर्वत कहीं पे पहाड़ी मैंने जहाँ कोई है नहीं वहां हो जाए, अगर दिल्ली में भूकंप आए तो बहुत खतरनाक। जी जी दुबे जी, ये पूरी जो बात करी जा रही दिल्ली एनसीआर की नहीं, अगर आप इसमें गुरुग्राम का भी नाम अगर शामिल इसको करें एनसीआर रीजन में, तो गुरुग्राम भी एक बहुत हाई रिस्क जोन में इसमें सम्मिलित होता है। और बाकी बात अगर हम दिल्ली की भी यहां पर करें तो ये जो वहां की बिल्डिंग्स हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो वहां पर बनी गई है, वो क्या वो पैमाने पर खरी उतरती हैं? क्या वो किसी भी बड़े भूकंप के झटके को आपके हिसाब से झेल पाएंगी? देखिए, गुरुग्राम के लिए मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि ये पूरा रॉकी टेरेन है ज्यादातर, और क्योंकि रॉकी टेरेन है और यहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं, तो इसलिए जो अटेन्युएशन जो है, वेव्स जो हैं, उनका जो असर, जो अर्थक्वेक वेव्स है, उनका असर ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो जब तक कि कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक हिमालय पे नहीं आएगा, जो कि 9 का या 8 का होगा, 8 मैग्नीट्यूड का होगा, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो 8 से 9 जैसे बताई गई है वैसे होगी, तब तक यहाँ पे जो उन टॉल बिल्डिंग्स पे इफेक्ट होगा जिनके लिए कोई भी सीस्मिक रिट्रोफिटिंग या सीस्मिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं देखे गए हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी चीजें यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स जो है काफी स्टेबल रहेंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे भी हार्ड रॉक नहीं होगा और सॉइल, क्योंकि अभी अगर यहाँ की एरिया की स्टडी की जाए तो कभी यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी निकलती थी,
जो कि जैसे घग्गर नदी का अगर प्रीवियस वो देखा जाए रास्ता, तो वो कभी गुड़गांव के पास से निकलता था। तो ये सब एरियाज जहाँ पे नदी होंगी या जहाँ पे एलवीएम होगा थोड़ा बहुत, वहां पे अगर जो बिल्डिंग्स बनी है उनके ऊपर आपदा आ सकती है। लेकिन जो टॉलर बिल्डिंग्स है और जिन पे कोई रेट्रोफिटिंग या सीस्मिक स्टडीज के बगैर उनको क्या कहते हैं खड़ा कर दिया गया, उन्हीं पे असर आ सकता है। बाकी दिल्ली से तो और दुबे जी, नोएडा आप से कह रहे हैं कि स्पेशली जो मतलब जहां पर रिवर, जहां पर नदी की बात आप कह रहे हैं, जहां पर हो वहां पर रिस्क फैक्टर जो बढ़ जाता है। एलुवियम की आपने बात वहां पर करी, तो जो इलाके यहाँ शहरों पर भी जो नदी के पास हैं, जो दिल्ली की बात करें आप, यूपी की बात करें आप, एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, जो नदी के पास है वहां खतरा ज्यादा है क्या? जी, क्योंकि एलुवियम एरिया है। एलुवियम एरिया में क्या होता है कि जो भी यंगर एलुवियम्स है ये सारे, क्योंकि नदी अभी चल रही है तो उससे जो है यंगर एलुवियम्स जो है वो आ रहे हैं, उनकी एज बिल्कुल यंग है वो, तो उनमें जो है जो पोरोसिटी परमेबिलिटी इस तरह की होती है कि वहां पे प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। और जब वो एक प्लास्टिक शीट की तरह बिहेव करता है, और आप समझिए कि जब वेव अर्थक्वेक आएगा तो उसकी जो वेव जो है उससे ही उतनी ऊंची उठेगी। और अगर मैं कह रहा हूँ कि उतनी ऊंची उठेगी तो इसका मतलब उतनी ही बड़ा जो है उसका असर होगा। तो जैसे नोएडा में, स्पेशली जो नोएडा का एरिया है जहाँ पे ज्यादातर एलुवियम के ऊपर बना हुआ है, और वहां पे अगर सीस्मिक स्टडीज ढंग से नहीं की गई हैं और जो स्ट्रक्चर्स है वो सीस्मिक स्टडीज के बेसिस पे नहीं बनाए गए हैं, या वहां पे जैसे कि शुक्ला जी ने कहा रेट्रोफिटिंग नहीं हुई है अभी तक, सीस्मिक जो है बिहेवियर जो है उसकी बिल्डिंग्स को देखते हुए नहीं बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत ही खतरनाक एरियाज हैं जिसके खतरा है। और हमने अभी कुछ स्टडीज भी करी है, शुक्ला जी ने भी करी है, मैंने भी स्टडीज करी है, कुछ हम लोग के पास प्रोजेक्ट्स थे जिसमें हमने कुछ वल्नरेबल एरियाज छांट के भी दिए हैं। आप कुछ नाम अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नोएडा का जितना भी एरिया पूरा कालिंदी कुंज से लेकर आप ये जो जहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, जितना भी एरिया ये जो इस तरफ का है वो सारा एरिया बहुत एक्टिव, मतलब वल्नरेबल है। ठीक है, आप समझ लीजिए जो जो यमुना की उस तरफ को जो एरिया ज्यादा बने हुए हैं, या यमुना के पास जो एरिया ज्यादा बने हुए हैं जहां पे कभी यमुना की पैलियो चैनल्स या यमुना की सैंड थी या सिल्ट थी या क्ले थी, वहां पे इसके चांसेस ज्यादा। ठीक है। तो पहली बात आपने ये कही कि जो नदी किनारे के इलाके हैं और यमुना के उस तरफ के इलाके हैं वहां पर खतरा ज्यादा है। नोएडा को आपने थोड़ा हाई रिस्क यहाँ पर ज्यादा बता दिया। शुक्ला जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि नोएडा जो है वो ज्यादा रिस्क पर यहां पर है, क्योंकि कंपेयर अगर इसको करें नदी के हिसाब से? नहीं, देखिए ऐसा है जैसा कि अभी दुबे साहब ने बताया है कि ये लिक्विफेक्शन का फिनोमेना होता है। और चूंकि हमारे यहाँ जैसा बताया काफी जो थिक सॉइल है हमारा, जो अगर मैं बात करें तो बहुत 2 से 3 से मीटर, 4 से मीटर, 5 से मीटर के नीचे आपका ये पत्थर एरिया है। तो लिक्विफेक्शन एक जो जैसा चर्चा हुई, लिक्विफेक्शन हो सकता है, माने पानी जो है जमीन के अंदर जो है जो मिल करके दबाव की वजह से हो सकता है। ये जो भी एरिया है, खासकर अगर आप नोएडा की बात करें, नोएडा के स्पेसिफिक स्टडी के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, अभी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में बहुत बड़ी स्टडी हुई है, दुबे साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो दिल्ली का जो एरिया है, जो यमुना पार का एरिया है, उसमें नोएडा भी निश्चित तौर से आता है। तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर बड़ा भूकंप आया, इवन दूर बड़ा भूकंप आ गया या दिल्ली में हुआ, तो लिक्विफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और हो सकता है कि ये जैसे घर, उसमें क्या होगा, घर दब जाते हैं, उसमें हो सकता है वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, अगर अच्छे घर भी बने हुए हैं तो दब जाएंगे। और इसी प्रकार नजफगढ़ झील जो अभी है वो बहुत पुरानी झील है, वहां का भी सॉइल जो है बहुत इस प्रकार से लिक्विफाइबल है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे, खासकर नॉर्थ एरिया में ये बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो स्टडी में आए हैं दिल्ली में, जहाँ की लिक्विफेक्शन की चांसेस हो सकते हैं। बिसाइड जो और चांसेस हैं जो ग्रेविटी के वजह से जो भूकंप होता है, वो उसके अलावा एक इस फिनोमेना की वजह से भी, अगर आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छा भी बना हुआ है तो उसमें भी है कि अगर लिक्विफेक्शन हो गया, उसका ध्यान दे करके नहीं बनाया गया, खासकर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो धस सकती हैं। तो दैट्स ए वेरी सीरियस। शुक्ला जी, तो कितनी तीव्रता का भूकंप, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी तीव्रता का भूकंप यहाँ दिल्ली की बिल्डिंग्स हैं,
एक नॉर्मल बिल्डिंग, कमजोर बिल्डिंग की श्रेणी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग की श्रेणी में अगर आप 3 भागों में उसको बांटें, और वैसे ही आप नोएडा के बारे में बताएं कि कितनी तीव्रता यहां पर झेलने लायक यहां की बिल्डिंग्स मौजूदा स्थिति में हैं। नहीं, अब देखिए, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इस फील्ड में नहीं, मेरे पास इस प्रकार से डेटा नहीं है। लेकिन जो देखिए, आप चर्चा हो रही है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हैं, रिपोर्ट हुई हैं। आपका जब ये पब्लिक लिटिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। नहीं शुक्ला जी, तो एक मैं आप जेनेरिक आपसे अगर मैं पूछूं, कितनी तीव्रता का भूकंप खतरनाक माना जाएगा और उस श्रेणी के लिए, ताकि लोग उससे अवगत हो सकें। नहीं, यहाँ अगर मान लीजिए जो दिल्ली की, अगर हिमालय में है, हिमालय अगर मान लीजिए 8 भूकंप जो कि वहाँ प्रोबेबल है, वहाँ जो प्रेडिक्ट किया गया है, तो 8, 7 या 7, 8 के बीच में आता है। तो दिल्ली में वहाँ तो जहाँ होगा उसके आसपास के एरिया जो है बिहार है, और ये तो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन दिल्ली भी प्रभावित हो सकता है, या फिर दिल्ली में 5.5 या 6 के आसपास का भूकंप आ जाए, जो कि जैसा कि हिस्ट्री है, पहले भी यहाँ दिल्ली में जो है भूकंप आ चुके हैं। 1720 में एक 6.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, जो दिल्ली में ही था। हिस्टोरिकल जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है, 1803 में आया था 6.8 का, वो मथुरा में आया था। इस प्रकार से करीब जो है 5-6 भूकंप का हमारे पास ऐतिहासिक वर्णन है, कि जो दिल्ली या दिल्ली के पास में हुए हैं भूकंप। तो उसमें मैक्सिमम तो 6.8 है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि 6 या 6.5 के पास संभावना बन सकती है। जो हमारे जो सिस्मिक जोनिंग, ये जो फॉल्ट सिस्टम है, ये है। आप तो एक बड़ी बात भी कह रहे हैं। क्या यहाँ पर, मैं दुबे जी आपसे ही सवाल लेता हूं पहले, क्या यहाँ पर दिल्ली में 6 से लेके 6.5 तीव्रता का भूकंप कोई आने की संभावना है? यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें, यहाँ के स्थिति की बात करें आने वाले समय में? देखिए, दिल्ली, अगर हम दिल्ली और उसके आस पड़ोस के फॉल्ट्स की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ा फॉल्ट जिसके ऊपर 1720 का अर्थक्वेक माना गया था, वो था क्या कहते हैं, दिल्ली सरगोदा रिज उसे बोलते हैं। जो दिल्ली से लेकर और सरगोदा तक जो है एक रिज जाती है, उसको हम दिल्ली सरगोदा रिज और फॉल्ट भी लीनियमेंट बोलते हैं। तो 1720 का अर्थक्वेक जो है कहीं कालिंदी कुंज के पास उसका एक एपिसेंटर था, और वो उसी रोड ऊपर, उसके ऊपर देखा, अगर आप देखेंगे तो वहां पे यमुना बहुत स्ट्रेट हो गई है उस एरिया के अंदर। वो जगह जो है वहां पे, उसके ऊपर जो वो 1720 यानी कि आज से 300 साल पहले आया था। तो जब भी आप कोई रिकरेंस देखते हैं तो आप पहले देखते हैं कितने सालों में अर्थक्वेक आ रहा है। अब 300 साल तक वहां पे कोई अर्थक्वेक नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो अभी पैसिव टाइप का मतलब फॉल्ट जोन है, वो कोई बहुत एक्टिव जोन नहीं है। लेकिन उस पे कई जगह छोटे छोटे अर्थक्वेक, जहां वो क्रिस क्रॉस कर रहा है दूसरे फॉल्ट्स को, वहां छोटे छोटे अर्थक्वेक, ये जो आप बियर करते हैं, जो जींद के पास हो गया या सोनीपत के पास हो गए, छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, जिसे हम सीनिक स्वाम्स भी बोलते हैं। ये अर्थक्वेक छोटे छोटे आते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस रिलीज करते हैं। स्ट्रेस रिलीज करने का मतलब है कि ये स्ट्रेस को बनने नहीं देते हैं, और जो लॉकिंग से जो स्ट्रेस बनती है उसको खत्म करते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे ये बड़ा अभी 300 साल तक तो नहीं आया, लेकिन हम कह नहीं सकते, क्योंकि 300 साल में आया था। जनरली 50 साल के, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तो इसी बात का स्ट्रेस हो रहा है कि आखिर ये यहाँ पर कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने भी कहा, पूर्वानुमान अब पहले की स्थिति में अगर आप बताएं, क्या टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो गई है कि हमें दुबे जी ये बता पाएंगे कि देखो इस महीने में इस तारीख तक एक बड़ा भूकंप आ सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया की भी बात करें, न्यूज चैनलों की भी बात करें, कई जगहों पर ये आशंका जताई जाती है कि देखो भूकंप आने वाला है, दिल्ली में आने वाला है। तो दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो डर के बैठे हैं। या तो आप उनका डर जो है वो आज दूर कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, देखिए, मैं जो अर्थक्वेक का कोई भरोसा नहीं होता, पहली बात तो है, और अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। अब हिमालय पे, अगर जैसे बताया शुक्ला जी ने, मैंने पहले भी कहा कि अगर 8 या 9 का अर्थक्वेक आता है तो उसकी इंटेंसिटी अगर यहाँ पे, कहाँ पे, दिल्ली के पास कितने पास है एपिसेंटर, और अगर क्रो फ्लाई पे मान लीजिए वो 100-200 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे है, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक 6.5 तक का, 7 का अर्थक्वेक आ सकता है। बताया इन्होंने कि 6 से ऊपर का अर्थक्वेक अगर कोई होगा तो उस पे बिल्डिंगें, और वहाँ यहाँ पे क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर, तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हम वल्नरेबिलिटी और रिस्क जोन बढ़ते हैं, तो ये रिस्क और वल्नरेबिलिटी आगे बढ़ जाती है।
तो इसलिए कोई भी, मैं तो कहता हूं कि 5.5 पे भी कई बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जो खतरनाक है, हो सकती हैं। तो अर्थक्वेक पे हमारा सबसे बड़ा जो ध्यान इस वक्त होना चाहिए, चाहे वो आपका हो या हमारा हो, किसी का भी हो, बिल्कुल। कि हम किस तरह से यहाँ पे बिल्डिंगों को चेक करके, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ खतरा है, यमुना पार जैसे बताया, वहां पे और फ्यूचर में किस तरह से हम बिल्डिंगों को ठीक तरह से हम उनकी सिस्मिक स्टडीज करवाएं, और जहां जहां प्रॉब्लम्स है उनको या तो खाली करवा के दोबारा बनवाएं या उसमें सीज्मो रिट्रोफिटिंग, मतलब उसी के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें बहुत मैं जरूरी है। ये सवाल शुक्ला जी आपसे लेता हूं, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये उसकी जांच कराई जाए, लेकिन एक आम होम बायर मेरी तरह किसी और की तरह, वो जब घर खरीदता है वो बिल्डर पर ट्रस्ट करके खरीदता है, उसको बता दिया जाता है देखो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, वो मान लेता है। क्या उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पर वो अपने दम पर कुछ ऐसा टेस्ट है जो किसी को बुला के वो करवा सकते हैं, सोसाइटी के लोग मिलके, या फिर एक आम आदमी अपने घर पे टेस्ट करवा सके, ऐसा कोई प्रक्रिया है क्या? तो है रिट्रोफिटिंग का एक, ये जो मैंने हम अगर पुराने घर हैं तो उसमें जांच कर सकते हैं, लेकिन अब अगर इंडिविजुअल के लिए वो कितना, कई तरीके हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर बहुत पुराना घर है आपका, तो जैसे अब चांदनी चौक का मैं बार बार बात करता हूँ, वहां का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो वहां का आपके पास ना तो मैप है ना कुछ है, तो इस पे बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल तरीके से उसकी जांच करनी पड़ेगी। आपका जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार दुबे साहब ने बहुत पहले उसको हैंडल किया था, तो उसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर को किया जा सकता है। तो ये तो नहीं है कि किया नहीं जा सकता है, माने आप अपने घर का, ये तरीका भी है। जब हम रेट्रोफिटिंग की बात करते हैं तो उसके लिए पहले हम उस घर को स्टडी करते हैं, उस भवन को स्टडी करते हैं, उसका जो फाउंडेशन है, स्टोन है, कितना इरोजन हो चुका है, किस प्रकार से वो बना हुआ था, ये है, इसके तरीके हैं। अब वो कितने हर एक घर को कर पाना कितना प्रैक्टिकली होगा, लेकिन हमने देखा है ये। शुक्ला जी, जरूरत कितनी है, मैं अगर आपसे पूछूं टेस्ट कराने की जरूरत कितनी है मौजूदा स्थिति में, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो? बहुत जरूरत है, इसलिए जो है क्योंकि हमको अभी पता नहीं है, 1930 के साथ पहले हमारे यहाँ बिल्डिंग कोड ही नहीं लागू हुए थे दिल्ली में, तो जो घर बन रहे थे वो किस ढंग से बन रहे थे कुछ ही के बारे में पता नहीं है। कोड लागू होने के बाद भी सही घर बन रहे हैं इसका भी पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं। तो इस प्रकार से मल्टी स्टोरी का जहां तक सवाल है, मुझे ये लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि वो जो अभी हैं वो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें आईआईटी के लोग भी जब वो फॉर्म बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आईआईटी के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल घर खुद बना रहे हैं, जो बने हुए हैं, आप तो देखते हैं कि बगल में घर अगर उसको आप मरम्मत करते हैं तो नहीं, बगल वाला घर गिर जाता है। तो भूकंप में क्या होगा ये नहीं कहा नहीं जा सकता। तो इसकी एक रेट्रोफिटिंग की, और खासकर जो उसमें ये बहुत पहले चर्चा हुई है, मैं 2006-07 से चर्चा कर रहा हूँ इस मामले में, दिल्ली गवर्नमेंट से सबसे बात हुई है कि कहाँ क्या किया जाए, क्योंकि ये ह्यूज टास्क है और सर में कोई पंडोरावास खोलना नहीं चाहता है लेकिन ये बहुत जरूरी है, किया जाना चाहिए। खासकर आपको शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हैं हम कि जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, इनसे शुरू करके फिर इंडिविजुअल में आया जाए। स्कूल की 3-4 बिल्डिंग हुई भी थी, मेरे ख्याल से 2007 या 8 में 3-4 बिल्डिंग का किया गया था। एक टेक्निक निकालने की कोशिश की गई थी कि जिससे कैसे इसको हम जांच कर सकते हैं कि ये जो है घर सुटेबल है कि नहीं है, और उसको कैसे रेट्रोफिट किया जा सकता है। उसके बाद तो ये बहुत आगे, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, और ये वाकई में बहुत चिंता वाली बात। मैं इसको बिल्कुल एक आपका सवाल जो आपने वो 6 से लेके 6.5 की बात करी, आपको कितना अनुमान है कि आपके अनुमान के हिसाब से क्या वो कितने समय में आ सकता है, या फिर ये कुछ नहीं कह सकते, टेक्नोलॉजी नहीं है? नहीं, देखिए ये कुछ कहा नहीं, जैसे कि दिवेश साहब ने बताया है कि इसका एक टाइम पीरियड, रिकरेंस पीरियड होता है कि 3 से 4 में आता है, 4 से 4 में आता है। तो हम लोग एक मैथमेटिकली जो कर रहे हैं, करते हैं, जो हमने दिल्ली के बारे में स्टडी किया था, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई जो मैग्नीट्यूड होता क्या है, जब अर्थक्वेक आता है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, जिससे कि बिल्डिंग गिरती है, ये होता है। तो जैसे यहाँ के लिए, दिल्ली के लिए 0.24 जी के आसपास है,
तो ये जो है कितने साल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि अचीव हो गए, ऐसा हो सकता है। जी, तो जस्ट वी कैन से 50 ईयर के लिए हम लोग निकालते हैं कि 50 ईयर में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 10%, 15%, 20%, बट वी कैन नॉट से कि ये कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, ये नहीं। ठीक है दुबे जी, आपके कमेंट्स, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं, लेकिन एक मैप जो है अभी भी 1:10,000 पे कोशिश की गई स्केल पे मैप बनाने की, और लेकिन अभी भी हम लोग एक माइक्रो मैप जो है अच्छा बना के, जो आप कह रहे हैं जैसे ठेकेदार के पास वो मैप होना चाहिए और सबके पास कि उस मैप के हिसाब से, कोड के हिसाब से क्या कहते हैं वो बने, और तब उसको पास करने वाला, चाहे वो डीसी हो, चाहे कोई भी जो मैप जो कलेक्टर हो या जो भी हो उसको करने वाला, वो उसकी लोकेशंस देख के उस पे अंदाजा लगाए कि कितनी लेवल की उस पे सीस्मिक स्ट्रक्चर्स जो है, सीस्मिक रिट्रोफिटेड या सीस्मिक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। वो आपके पास अभी जो है बिल्डिंग कोड है, सब कुछ है, लेकिन वो अभी मैप तैयार हुआ था एक शुक्ला जी के टाइम में, लेकिन अभी तक उसको किसी ने लीगलाइज वो नहीं दिया है। जी। जब तक